और नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है। देखिए, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार और स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर जिसका नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। भैया आप सोच रहे होंगे सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी क्या है, क्यों है, कैसे है सर, क्या होती है अकाउंट? 11वीं क्लास में हम आ गए हैं, हमें अकाउंट क्यों पढ़नी चाहिए, क्या फायदा होगा, ऐसे अकाउंट क्यों बनाई गई, क्या कारण रहे अकाउंटेंसी को बनाने में, बहुत सारे सवालों के जवाब देने आ गया हूं मैं। तो परेशान मत होइए और सब बच्चे तैयार हो जाइए, कमर कस लो, बेल्ट कस लो, पैंट कस लो, ठीक है। अब हम जो शुरुआत करेंगे एक नए फेज की, एक नए दौर की, एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप सीखोगे कि वाई वी नीड टू मेंटेन अकाउंटेंसी, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या नहीं होते हैं, सब कुछ सीखेंगे। देखो भाई, ध्यान सुनना भाई, अरे भैया ध्यान सुनो। देखो, पहले इस मीनिंग को दफा करो, पहले मेरी बात को सुनो। एक बात सुनना, बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी बात कहता हूं यार। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो घर घर में होता है, मेरे हिसाब से तो होता है। अब तुम्हारे हिसाब से होता कि नहीं होता वो तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से होता। पूछो कैसे? मान लीजिए आपके डैडी हैं, यू नो योर डैड, आपके डैड की जो मंथली इनकम है, सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने? मंथली इनकम, ठीक है भाई, वो कितनी है? मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा मेरे बेटे, बुरा मत मानना। मैंने मान लिया 50,000 मान लिया, 50,000 मान लिए। अच्छा जी, उनको ये जो सैलरी है सर वो कब रिसीव करते हैं मेरे बेटे? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर कंपनी के अंदर जो सैलरी रिसीव होती है कब होती है? ऑन मेरे बेटे क्या, ठीक है, 10th डे ऑफ एवरी मंथ। क्या है बेटा? एवरी मंथ, 10th डे ऑफ क्या है? एवरी मंथ, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनो। ये सैलरी वो डर के मारे आपकी मम्मी को दे देते, जाके कहेंगी भगवान ले आ गई इस बार की तनख्वाह। तो तुम्हारी मम्मी जो घर संभालती हैं उनको मालूम है कि कौन सा खर्चा कितना होना है, उनको मालूम है किस खर्चे पे मतलब कितना हमें करना है, उनको मालूम है फीस कब जानी है, उनको मालूम है दूध वाले को पैसे कब देना, उनको मालूम है सब्जी वाले को कितने जाने हैं। मंथली सारा एक्सपेंडिचर आपकी मदर मम्मी मेंटेन करती है। मदर, मेरे घर में मेरी मम्मी मेंटेन करती है, ऐसी बात नहीं है। तो सारी सी बात है, डैडी तो बाहर कमाते रहते हैं और घर में क्या होता है, मेंटेन कोई तो करेगा। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान सुनो। तो भैया आपके जो मदर हैं, उन मदर ने क्या करा, इस 50,000 रुपये को क्या करा, टेक ओवर किया। और टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई। जी हाँ, क्या बनाई? एक लिस्ट। जी हाँ, मेक आ लिस्ट, मेक आ क्या लिस्ट फॉर एसेंशियल एक्सपेंस, फॉर मेरे बेटा क्या गया, एसेंशियल, जी हाँ, एक्सपेंसेस। अब तुम्हारे दिमाग में एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। सबसे पहले आपकी जो मदर हैं उन खर्चों की लिस्ट बनाएंगे जो एसेंशियल, जो जरूरी हैं, जिनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिनको नकार नहीं सकते, क्योंकि भैया वो तो पे करने करने। अब बिजली का बिल आएगा, देना नहीं देना, वाटर बिल आएगा, देना नहीं देना, तुम्हारे घर में जो इंटरनेट लगा होगा या वाईफाई लगा होगा उसका बिल पे करना नहीं करना, केबल वाले का बिल देना है, तुम्हारे ट्यूशन की फीस देनी है ना, और तुम्हारे खर्चे देने हैं, स्कूल ड्रेस, कॉपी, किताबें, रजिस्ट्रेशन, सबको पैसा देना नहीं देना। तुम्हारे डैडी रोजाना ऑफिस जाते हैं, उसमें कुछ किराया भाड़ा लगता है, वो भी देना नहीं देना। तो सबकी एक लिस्ट बनाती हैं, तो उसमें क्या करती हैं सबका, चाहे वो दूध वाला हो यानी मिल्क का हो गया, है ना, सर्वने वाला सब्जी वाला यानी कि वेजिटेबल्स हो गए मेरे बेटे, उनका मालूम सर क्या, कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस हो गया। और खर्च होता हो सर, और बताओ सर, उनको मालूम है क्या, ट्यूशन फीस, जो भी आप लोग की जाती होगी सर, स्कूल फीस, जो भी आप लोग की जाती होगी ना, ये सब कुछ वो लिस्ट बना लेती है। क्या बना लेती है? एक लिस्ट बनाती है, और लिस्ट में क्या करती है, सारे खर्चे सर नोट डाउन, जी हाँ, नोट डाउन ऑल एक्सपेंसेस। क्या गया? ऑल एक्सपेंसेस एज पर, सुनना ध्यान से, एज पर देयर, क्या मेरे बेटे बोलो, हाँ, एज पर देयर क्या आएगा, बोलो क्या, अकरेंस, एज पर देयर क्या आएगा, अकरेंस। अब तुम्हारे दिमाग में अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब होता है होना, मतलब जैसे जैसे खर्चे होते गए कि 2 तारीख को एक हुआ, एक 5 तारीख को हुआ, एक 6 तारीख को हुआ, एक 7 तारीख को, एक 8 तारीख को, तो जैसे जैसे क्या होंगे खर्चे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनको क्या करते हैं, नोट डाउन करते चले जाएंगे। डेट इज कॉल्ड बच्चे क्या, एक्सपेंस एज क्या, बोलो देयर क्या, अकरेंस, ठीक है ना। अब उन्होंने देखा कि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द, हाँ जी हाँ, एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ क्या आएगा, मंथ, टोटल एक्सपेंसेस, सुनिए ध्यान से क्या हुआ, जो टोटल एक्सपेंसेस थे मेरे बेटे वो कितने हो गए हमारे सर, हो गए 40,000। कितने हो गए? 40,000 के। तो एक बात बताओ, आपके डैडी ने कितने पैसे दिए थे? 50,000 रुपये, है ना। तो भैया देखो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग सिंपल सी बात है भाई, अमाउंट कितना था? 50,000, और ये कितना अमाउंट आ गया? 40।
तो बताओ भाई कितना अमाउंट आ गया, बताओ 10, कितना अमाउंट आ जाएगा 10, समझ में आए पास में, दैट इज कितना आएगा 10,000 रुपये। तो सेविंग हमारी कितनी हो गई 10,000 रुपये हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं रेवेन्यू में से, जब मैं इनकम में से सारे एक्सपेंस घटा दूंगा तो मेरी क्या आएगी, सेविंग आ जाएगी। तो आपकी मम्मी ने, जब आपकी मम्मी ने सारे खर्चे कर दिए तो डैडी ने मंथ में आके पूछा, अरे भगवान मैंने सैलरी दी थी क्या हुआ उसका, तो आपकी मम्मी ने बोला देख मेरे पति परमेश्वर, ये देख सारे खर्चे ये रहे और तेरा पैसा इतना बचा। तो ये सब चीजें घर घर में अकाउंट्स होता है। आई रिपीट माय डियर, घर घर में अकाउंट्स होता है। हर जगह एक एक महिला जो अपने घर को संभाल रही है वो भी अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन क्या एक छोटे लेवल, एक बहुत माइनर माइक्रो लेवल पे मेंटेन करते हैं। लेकिन हम बात करें यही सब जब खर्चे क्या होते हैं, एक बड़ी कंपनी में रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सब में आते हैं, तो भाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत फैल जाती हैं, लाखों ट्रांजेक्शन होती हैं, करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन होती हैं। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, अब इसकी मम्मी तो मेंटेन नहीं कर पाएंगी, है ना, इसकी मम्मी तो मेंटेन नहीं कर पाएंगी, तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आई अकाउंटेंसी। जी हाँ, अकाउंटेंसी आई, अकाउंटेंसी ने बताया हम आपको बताएंगे कि इतने बड़े बड़े खर्चों को आपको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो भाई साहब शुरुआत करेंगे। अब हम जानेंगे अकाउंटेंसी का काम क्या है, अकाउंटेंसी फायदेमंद क्यों है, अकाउंटेंसी के नुकसान भी क्या है। देखो हर इंसान के कुछ मेरिट डिमेरिट होते हैं, जैसे आपके पांडा सर है, पांडा सर यानी कि मैं, तो पांडा सर के मेरिट और डिमेरिट दोनों ही है। अब मेरिट भी है डिमेरिट भी है, तो दोनों चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इसके फायदे नुकसान है। तो मुझे एक बात बताओ, फायदे क्या है वो भी देखना है, नुकसान क्या है वो भी देखना है, लेकिन हमें नुकसान से पहले फायदे के बारे में सोचना होगा। उसका लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि सर देखो कोई भी चीज पूरी दुनिया में 100% परिपूर्ण नहीं है, कमी हर किसी के अंदर होती है। अब चाहे सब्जेक्ट हो चाहे कोई इंसान हो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। कमी का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट खराब है, कमी का मतलब कुछ कुछ डिमेरिट्स होते हैं, मतलब जजमेंट होती है। आओ जरा कैसे देखो, आओ आओ मेरे बेटे आओ। क्या का अकाउंटिंग है क्या, सुनो बता से, क्या का अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। भाई कला है किसको, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मतलब लिखना, क्लासिफाइंग करना उनको, समराइजिंग करना, क्लासिफाइंग मतलब बांटना अलग अलग, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, उसका निचोड़ होता है, समरी होती है, जैसे एक चैप्टर की समरी होती है ना, आपने शायद पढ़ा हुआ इंग्लिश के अंदर, तो पूरा बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर होता है। अब एग्जाम टाइम में उसको हम कैसे पढ़ें, तो हम उसकी समरी पढ़ लेते हैं। तो उसी प्रकार से पूरे साल बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो हम लोग पूरी साल की ट्रांजेक्शन पढ़ तो नहीं सकते नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे, उसकी समरी पढ़ लेंगे। ठीक है, द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, किसकी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब मेरे बेटा क्या होता है यहाँ पे, लेन देन। जी हाँ, ट्रांजेक्शन को जो मीनिंग होगा दैट इज क्या आएगा, लेन देन। ठीक है, इन एन एफिशिएंट मैनर, एफिशिएंट मैनर मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, प्रभावपूर्ण तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको शो ऑफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। तो दैट इज कॉल्ड हमारे बच्चे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली एक कला है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की, वो ट्रांजेक्शन जो मनी की फॉर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, एंड में आके रिजल्ट पता लगेगा कि हमने बिजनेस से क्या कमाया और बिजनेस से हमने क्या गवाया। दैट इज कॉल्ड हमारे बच्चे हमारा अकाउंटिंग। क्लियर बा, क्लियर बानू, लो जी लो आ गया, आ गया मेरे बड़े। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे से, हाँ अब आ जाओ। अब अकाउंटिंग के काम क्या क्या, क्या क्या फंक्शन है, बड़े प्यार से मोहब्बत समझेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या है। वो कहता है हमारे से आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाई करना है, अरे क्या आइडेंटिफाई करना है, किसकी पहचान करनी है, पहचान पत्र देखना क्या किसी का, आधार कार्ड देखना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की पहचान करने की। ट्रांजेक्शन क्या है, वो कहता है कि आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करो, आइडेंटिफाई करो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होगा बेटा, पहला स्टेप होगा किसका, बोलो अकाउंटिंग का। पहला स्टेप ये है कि अलग अलग सोर्सेज से हम लोग क्या करेंगे, पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, हाँ जी पता करेंगे कौन कौन सी है। अबे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, विच दोज विच, हाँ विच क्या आएगा, रिलेटेड टू क्या है बेटा, बिजनेस, जो किससे रिलेटेड होगी बताओ, हाँ बिजनेस से रिलेटेड होगी। ठीक है, किससे रिलेटेड होगी, बिजनेस से रिलेटेड होगी। अब सुनो क्या रखा, इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग ऑल बिजनेस एक्टिविटी, इसके अंदर हम लोग बिजनेस की सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग करते हैं, ठीक है मतलब आइडेंटिफाई मतलब पहचान करते हैं, दोज विच आर कंसिडर्ड एज क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब हम सारी ट्रांजेक्शन को देखेंगे, हम बिजनेस की सारी एक्टिविटी को देखेंगे, सारी ट्रांजेक्शन को देखेंगे, और देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इनमें से कौन कौन सी ट्रांजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा, इन टर्म ऑफ मनी। जी हाँ, दैट इज कॉल्ड क्या, इन टर्म्स ऑफ क्या है, मनी।
जो मनी की फॉर्म में ट्रांजेक्शन होती है, डेट इज क्लियर बच्चे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या मेरे पास सबको क्लियर हो रही है? बिल्कुल क्लियर हो रही है। आ जाओ रिकॉर्डिंग, और अब सेकंड पॉइंट क्या था, रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन, हमें केवल उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स में ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। हाँ, मतलब जिन ट्रांजेक्शन का मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि अगर आपको लेन देन कर रहे हो तो क्या आप उसको पैसों में माप सकते हो, नहीं माप सकते हो। अगर आप उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, तो ही आप उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप कोई कितना अच्छा है, कोई कितना बुरा है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैंने 100 रुपए का माल बेचा है तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, और इनको हम लोग सिस्टमेटिक मैनर में, जर्नल में, ठीक है, एंड कीपिंग मैनर, मतलब जर्नल में या फिर क्या बुक कीपिंग में प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में लिखेंगे। प्रॉपर सिस्टमेटिक का मतलब क्या हो गया? बाय डेट टू डेट, यानी कि आज 5 तारीख की ट्रांजेक्शन को मैं 10 तारीख को लिखूंगा नहीं। अगर कोई ट्रांजेक्शन 5 तारीख को हुई है मेरे भाई, तो मैं 5 तारीख को लिखूंगा उसको। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सिस्टमेटिक वे। नाउ नेक्स्ट, क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या था, क्या मतलब करेगा? आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, हाँ, दे आर क्लासिफाइड। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या हो गया? जहां पर एक ही नेचर की सारी एंट्री करेंगे। जैसे मान लो अगर सारी एंट्री जो है यहाँ पे, मान लो कैश की है, मतलब सारी एंट्री किसकी जाएंगी? कैश की अलग जाएंगी, एक्सपेंस की अलग जाएंगी, है ना। मान लो रिवेन्यू की अलग हो गई, है नहीं है भाई। मान लो किसकी अलग हो गई? सेल्स की अलग हो गई। तो भाई ऐसे हम लोग क्या काम करेंगे कि अगर सेम नेचर की एंट्री है तो उनको सबको अलग कर देंगे। इसमें हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं कि भाई हमारा इनकम क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा परचेज क्या है, हमारा असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम एंट्रीज के अंदर क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, चीजों को बांटते हैं, ठीक है, उनके नेचर ऑफ क्या, अकाउंट के हिसाब से। जैसे कोई ट्रांजेक्शन हुई, अब उस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या असेट्स यानी संपत्ति शामिल है, तो हम क्या करेंगे? संपत्ति वाली सारी ट्रांजेक्शन अलग कर देंगे, है ना, लायबिलिटी वाले अलग कर देंगे, रिवेन्यू वाले अलग कर देंगे, और एक्सपेंस वाली अलग कर देंगे। अब आ जाओ, क्या था? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब सर क्या था? वही निचोड़, जैसे मैंने बताया था। समराइजिंग के अंदर बेसिकली क्या आएंगे? ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। मतलब हम लोग इस प्रोसेस के अंदर पुटिंग द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट, हम सारे अकाउंट के बैलेंसेस निकालेंगे। आई रिपीट माय डियर, हम सारे अकाउंट के बैलेंसेस निकालेंगे। कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, बैंक में हमारा कितना बैलेंस है, संपत्ति हमारे पास कितनी है, लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, एक्सपेंस हमारे कितने हुए, रेवेन्यू हमारी कितनी हुई, परचेस हमारी कितनी हुई, सेल हमारी कितनी हुई। तो इन सभी के बैलेंसेस निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? हाँ जी, समराइजिंग। क्या कहते हैं बेटा? समराइजिंग। ठीक है जी। अब है कम्युनिकेटिंग। देखो, अब कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्या पीछे इसके लॉजिक है? कुछ तो लॉजिक होगा नहीं होगा। अर्थात मतलब अगर मान लो मैं अकाउंट्स बनाया तो अकाउंट्स बनाने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है कि मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या है। फिर अगर मान लो प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस है तो क्यों लॉस है। तो ये कम्युनिकेट करता है बिजनेस का जो डाटा होता है, यानी कि बिजनेस की जो बैलेंस शीट बनती है, फिर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, वो एक तरह का कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता है। अगर मान लो प्रॉफिट आ रहा है तो जाहिर सी बात है मैं अपने एम्प्लॉय क्या बोलूंगा? अच्छी बात है और प्रॉफिट कमाओ। अब लॉस आ रहा तो फिर मैं अपने एम्प्लॉय को डांटूंगा, भाई क्या ये क्या चल रहा है, लॉस क्यों आ रहा है? तो भैया यानी कि मैं किस आधार पर अपने एम्प्लॉय को डांटूं या अप्रिशिएट करूं, तो वो आधार क्या होगा? अकाउंट्स होगा। क्या होगा? अकाउंट्स। चलिए, क्या कहता है हमारे से? कहता है अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग के अंदर मेरे बेटे क्या है? फाइनेंशियल डाटा भी क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, ठीक है। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द क्या यूजर्स, है ना, हु एनालाइज देम एज पर देयर का इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। मतलब मेरे भाई ये हो गया कि हम लोग जो हमारे यूजर होते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग के यूजर होते हैं। अभी अकाउंटिंग के यूजर कौन कौन होते हैं भाई? अकाउंटिंग के यूजर तो मैं समझा भी चुका हूँ शायद, और समझा भी दूँ। अकाउंटिंग के जो बेसिकली यूजर कौन होता है भाई? ऑनर भी होता है उसका, है ना, ऑनर हो गया सर, उसके शेयर होल्डर हो गए, है नहीं है सर, मान लो बैंक भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट भी हो सकती है। क्यों सर? उसका लॉजिक ये है, गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया। ये सब के सब इसलिए हो सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे अकाउंट्स को क्यों देखेगी कि हमने प्रॉपर टैक्स भरा नहीं भरा। ऑनर अकाउंट्स को क्यों देखेगा सर? वो इसलिए देखेगा कि ताकि उसे पता लगे कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है ना। और बताओ मुझे, और मेरे बच्चे शेयर होल्डर हो गए, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे में, सर उनको भी तो अधिकार है अपना पैसा जानने का कि उनका पैसा वास्तव में कहाँ गया कहाँ नहीं गया, है नहीं है। तो इसमें से यूजर में क्या था, ये भी आते हैं। और इन्वेस्टर भी इसमें शामिल होते हैं। कौन होता है बेटा? इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स।
ठीक है भैया, आगे बढ़े, चलो आगे आओ। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बड़े प्यार सुनना, मोहब्बत से सुनना, मजा आएगा। ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य है, हम क्यों अकाउंटिंग बनाते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। कहता है टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता है हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग सही से एक तमीज से सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बना सकें, ठीक है। और ये कैसे बनाएंगे हम लोग, हमको कुछ नियम बताए जाएंगे, और वो नियम क्या है, वो नियम मैं आपको बताऊंगा किसमें, वीडियोस में, जो कि आने वाली वीडियोस में दे रखे हैं, या फिर आप लोग जानते हो वो नियम क्या है ना, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, आ जाओ। विच हेल्प देम टू मिनिमाइज द चांस ऑफ क्या ओमिशन एंड क्या फ्रॉड। जब हम लोग लिखे हुए नियम कानून को फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम नहीं, सॉरी मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, फ्रॉड होगा, मिनिमम से मिनिमम क्या करता हो, ओमिशन यानी कि गलतियां होंगी, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना को। सेकंड कहता है टू असरटेन द नेट प्रॉफिट। सर किस लिए करता है, ताकि हम लोग जान सके कि हमने नेट प्रॉफिट कमाया या फिर क्या लॉस क्या हुआ, सफर हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करी है उससे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पता लगेगा, ये कौन बताएगा हमें, अकाउंट्स बताएगा। कौन बताएगा हमें बेटे, अकाउंट्स। बोर तो नहीं हो रहे हो, अगर बोर हो रहे हो तो बता देना, मेरे साथ डांस कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, एंड टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। और इससे हमें एग्जैक्ट रीजन भी पता लग जाएगा कि हमारा प्रॉफिट अगर है तो क्यों है, और हमारा लॉस है तो वो लॉस क्यों है नहीं भैया। अच्छा, क्या टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटे, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। क्या होता है बेटा, जी हाँ, बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट क्या बताओ, असेट्स का है, और दूसरा कंपोनेंट बोलो किसका होता है यहाँ पे, लाइबिलिटीज का है। किसका बेटा, लाइबिलिटीज का। एक कंपोनेंट किसका, असेट्स का, दूसरा किसका है, लाइबिलिटीज का। बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज क्या, बैलेंस शीट दे रखे हैं इधर का, जिसके अंदर असेट्स होंगे और लाइबिलिटीज भी होंगे, और असेट्स और लाइबिलिटीज बताएंगे हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति क्या है। मतलब कि हमारे पास संपत्ति कितनी है और हमारे पास उधर उधारी कितनी है, संपत्ति प्लस क्या उधारी, हमारे पास दोनों कितनी है। आ जाओ। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। हाँ सर, इस बात को जानने के लिए कि बिजनेस प्रोग्रेस कितना कर रहा है, हाँ हर साल कितना बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, अभी कैसे पता लगेगा बताओ। जैसे मान लो इस साल, मान लो अपने इस साल ये हमारा 2000 क्या चल रहा है, 22 चल रहा है, तो भैया 22 में मान लीजिए हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वो हमारा क्या प्रॉफिट हो गया। लेकिन मेरे भैया अगर मैं बात करूँ पिछले साल, तो मैंने एक चीज पाई, क्या मुझे क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कितने का हुआ था, 50,000 रुपए का। तो भाई मुझे इससे क्या पता लगता है, इसमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने वो जो लॉस हुआ था पहले, तो मैंने उस लॉस को कवर करा, उसके बाद मैंने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो मैंने प्रोग्रेस किया नहीं किया, तो तुलना करने में भी अकाउंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम अकाउंट्स जो है केवल एक साल नहीं बनाते हैं, साल दर साल बनाते रहते हैं, जिससे हमें कंपैरिजन करने में, जिससे हमें तुलना करने में बहुत आसानी होती है। आ बताओ क्या रखा है। और साथ साथ एक बात और है, इससे गलतियां फ्रॉड भी पकड़े जा सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई चोरी करता है टैक्स वैक्स की, तो इनकम टैक्स उसको धर लेगा, उसके बुक्स चेक करके, ये भी है। आ जाओ। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी। अब भाई अकाउंटिंग जो है वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कौन कौन है, मैंने बताया ना, एक ऑनर हो गया, क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो होता है जो हमें उधार में माल देता है। अगर कोई इंसान हमें उधार में माल देगा, तो मेरे भाई क्यों देगा, जरा बताओ क्यों देगा। सर वो इसलिए उधार देगा, अगर हमारी साख अच्छी होगी, अगर हमारा क्रेडिट अच्छा होगा तो वो हमें उधार देगा। अगर हमारी साख अच्छी नहीं होगी, अगर हमारा क्रेडिट अच्छा नहीं होगा, तो हमें उधार नहीं देगा, ठीक है जी। नाउ बैंक्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, ईटीसी, हु परफॉर्म एंड डेप्थ एनालाइज एज पर क्या देयर क्या आएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्या स्टेक होल्डर। सर स्टेक होल्डर वो होते हैं बेसिकली जो इंटरेस्ट रखते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सर हु इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड क्या आएगा, इन क्या आएगा, इन क्या कंपनी अकाउंट्स। जी हाँ, क्या इनका का कंपनी अकाउंट्स। क्लियर है भाई। आप ध्यान सुनना, तो भाई ये इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास संपत्ति कितनी है, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, हमारे पास असेट्स कितनी है, हमारे पास क्या क्या है, सब कुछ चीजों की क्या देगा, ये इन्फॉर्मेशन हमको
देगा। तो बेसिकली आपने देखा ये 5 ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स के जो हमने पढ़ लिए। पहला क्या था? पहला था अभी प्रॉपर मेंटेन करना हमें किसी रिकॉर्ड्स को। दूसरा क्या था कि हमें देखना भी हमारे पास प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। तीसरा हमारा क्या बेटा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास संपत्ति कितनी है, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, सब कुछ इसमें आएगा। अच्छा, चौथा क्या रखा है कि साल दर साल हमें पता लग पाएगी कि प्रोग्रेस क्या है और गलतियां निकाल कर उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। पांचवा क्या था कि भाई ये इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या देगा, अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता है एज पर देयर क्या रिक्वायरमेंट। अगर किसी को देखना है कि नेट प्रॉफिट कब हुआ तो नेट प्रॉफिट दे देगा, अगर किसी को क्या देखना बैलेंस शीट देखनी तो उसको क्या देगा, बैलेंस शीट दे देगा। ठीक है भैया, चलो जी छापो से आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब आगे क्या था देखो, कहता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या क्या है? कहता अकाउंटिंग प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड। हाँ, इसमें क्या था, परमानेंट रिकॉर्ड होता ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सभी प्रकार की बिजनेस ट्रांजेक्शन का होता है परमानेंट रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। परमानेंट मतलब परमानेंट। एंड प्रोवाइड्स रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। सर रिलायबल का मतलब क्या था, विश्वसनीय। आप इसको ट्रस्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ट्रस्ट। जी हाँ, हाँ अकाउंटिंग प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड। आप अकाउंट में अगर आपने लिख दिया, जर्नल एंट्री बना दी तो रिकॉर्ड बन गया, तो ये आपको एक परमानेंट रिकॉर्ड दे देगा। साल दर साल आने वाले 5 साल तक का रिकॉर्ड दे सकते हो। जैसे आप लोग टैली वगैरह करते हो, बिजीविन वगैरह करते हो, एक्सेल बनाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको चीज लिख दो तो आपको 5 साल 6 साल 10 साल का भी डाटा मिल सकता है आसानी से। लेकिन अगर आप रजिस्टर में लिख दोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, है ना, ये भी होता है बहुत बारी। आगे हो क्या कहता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड, जी हाँ प्रोवाइड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जी हाँ बिल्कुल, अकाउंट हमको एक बिजनेस के एक गिवन टाइम पीरियड का क्या बताया, प्रॉफिट या लॉस। लेकिन हाँ, अब एक गिवन टाइम पीरियड क्या होता है सर जी, ये होता है पूरे क्या, 1 साल का। जी हाँ, 1 साल का मतलब क्या हो गया, 12 मंथ का। जी हाँ, कितना हो गया, 12 मंथ्स का। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। इसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे। अच्छा जी, तो ये क्या होगा, दूसरा एडवांटेज होगा, इसका फायदा मिल गया, हमें पता लग जाएगा भैया कि हमारा प्रॉफिट या लॉस 1 साल कितना रहा, अगले साल कितना होगा, है ना। अच्छा, थर्ड वाला क्या बोलता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। सर अकाउंटिंग के थ्रू आप कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन। जी हाँ, क्या बोला मैंने, तुलना, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए पिछले साल आपने कमाया था 1 लाख, मान लीजिए मैंने बोला 2021 की मैं बात करूं तो मैंने कितना कमाया, 1 लाख, है ना। अच्छा जी, और 2022 की बात करूं तो मैंने कितना कमाया, मान लो 1.5 लाख। तो भाई तुलना करी तो मैंने क्या पाया कि मैंने भाई इस साल 50,000 रुपये ज्यादा कमाया है। अब 50,000 जो मैंने ज्यादा कमाया है सर, कैसे पता लगा मुझे, सर अकाउंट्स के थ्रू। यानी अकाउंट्स ने मुझे बताया कि अगर मुझे पिछले साल की तुलना इस साल से करनी है तो मुझे पहले पिछले साल का सारा डाटा चेक करना पड़ेगा। मुझे पहले पिछले साल का सारा डाटा चेक करना पड़ेगा, और जब डाटा चेक कर लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि पिछले साल मेरे पास कितना प्रॉफिट था और इस साल मेरे पास कितना प्रॉफिट है, पिछले साल मेरे पास कितनी संपत्ति थी और मेरे पास इस साल कितनी संपत्ति है। दैट इज कॉल्ड, बच्चे बोलो क्या आएगा, हमारा क्या आएगा, बोलो। हाँ, अकाउंटिंग एडवांटेज। अच्छा जी, देखो इसमें है ना वेरियस एस्पेक्ट्स, हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कितना है, सेल कितना है, परचेज कितनी है। ये सब चीजों की तुलना कर सकते हैं कि हमने लास्ट ईयर कितना परचेज करा था, इस साल हम कितना परचेज कर रहे हैं, लास्ट ईयर हमने कितना सेल करा था, इस साल हम कितना सेल कर रहे हैं। तो सभी चीजों की तुलना करने में हमारा अकाउंटेंसी बहुत क्या करता है, अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट फोर्थ, क्या अकाउंटिंग फॉर्म्स अ बेसिस इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज डिवीजन और क्या एक्टिविटीज। उनने एक बात करके बहुत प्यारी बात क्या कहता है वो हमारे से, कि अकाउंटिंग फॉर्म अ बेसिस इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस। ये किसके ऊपर बात होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर बातचीत करता है। इवैल्यूएशन टू इम्प्रूव, और क्या करता है, उसको इवैल्यूएशन करवाकर उसको इम्प्रोवाइज करवाता है, सही करवाता है द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। मान लीजिए आपको लगता है भैया इस साल हमारा जो है लॉस जा रहा है, तो भाई अकाउंट हमें क्या बताएगा, लॉस बताएगा। फिर मैं क्या करूँगा, उसको ठीक करूंगा, ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने एम्प्लॉय से, कर्मचारी से बात करूंगा, डिवीजन करूंगा, एक्टिविटीज को बांटूंगा, चेक करूंगा कि क्या क्या कमियां हो रही हैं, क्या क्या कमियां नहीं हो रही हैं। तो उन सबको लेकर मुझे बातचीत करने के लिए एक सोर्स चाहिए होगा। तो वो सोर्स क्या होगा, हमारा अकाउंटेंसी, वो हमारा सोर्स होगा। ठीक है ना भाई, चलो जी आगे जाओ, आगे क्या था हमारे से, क्या रखा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्ट एज अप्रूव्ड एविडेंस इन द लीगल मैटर। जी हाँ, ये बात सही है। अगर मान लीजिए आपको कोई पर केस ठोक दे, फ्रॉड का, टैक्स चोरी का, ट्रांजेक्शन को छुपाने का, तो आप अपनी सारे अकाउंटेंसी की बुक्स को एज अ एविडेंस के रूप में क्या कोर्ट के रूप में पेश कर सकते हो। कोर्ट आपको इस बात का अधिकार देता है कि अगर आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो
आप बुक्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वो आपका एज अ एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ठीक है जी, चलो जी आगे आओ। क्या करना है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या क्या है, ध्यान सुनना। कहता वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे बड़ी जो मेजर लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की, इज दैट वो ये है, इट कंसिडर ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये केवल मॉनेट, अब लिमिटेशन का मतलब क्या होगा, लिमिटेशन कुछ लोग कहते हैं कमी, हाँ जी कुछ कमियां भी है, मैं कहता हूँ कुछ कमियां भी है। अब ये कमियां क्या है, जब मैंने बोला था हर इंसान पूरी तरह परिपूर्ण परिपक्व नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती हैं, गलतियां होती हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, गलतियां शामिल हैं। अब आ जाओ, कहता है कि केवल मॉनेटरी टर्म को क्या करता है, कंसिडर करता है। इसके अंदर नॉन मॉनेटरी टर्म मतलब जैसे कि कोई इंसान कितना अच्छा है, ऑनेस्ट है, स्किलफुल है, इस सबको इग्नोर मारता है। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है तो वो अपने कर्मचारियों को निकाल देगा। क्यों निकाल देगा भाई, इससे काम हो नहीं रहा, पर वो कर्मचारी की ऑनेस्टी को नहीं देखेगा, ना उसको स्किल को देखेगा, क्योंकि बिजनेस को क्या चाहिए, प्रॉफिट। वो सिर्फ नंबर ऑफ फिगर के ऊपर काम करता है। हाँ जी हाँ, ये अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। अकाउंट्स कभी भी किसी बंदे की क्वालिटी स्किल को बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करता। जी हाँ, ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। जी हाँ, मैं इसलिए बोलता रहता हूँ, मजा आता है, अंदर से एंजॉय होता है कि हाँ ठोको लाइक महाकाल के नाम पे। तुम्हारा भाई का तकिया का नाम बन चुका है, ठीक है ना। आओ, इट कंसिडर ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। क्या गया, ओरिजिनल कॉस्ट। सर इसका मतलब होता है कि अगर, मैं रिपीट करूंगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज के प्राइस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, जैसे मान लो गोल्ड है, अब गोल्ड में क्या होता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उससे कोई लेने देना नहीं है। हमने जितने में किसी भी ट्रांजेक्शन को परचेज या फिर सेल किया होगा, हमें उससे लेने देना है। हम उस ट्रांजेक्शन को सिर्फ उसके ओरिजिनल प्राइस पे हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, है ना। चलिए लाओ, नेक्स्ट है हमारा, इट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। हाँ, कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल जजमेंट से भी चीजों को खराब कर देते हैं। भाई हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए एक्सपेंस है कि क्या है, हमें ये नहीं सोचना मालिक के लिए खर्चा है क्या है, हमें सोचना है कि बिजनेस के लिए क्या वो खर्चा है तो खर्चे के रूप में आएगा। हमें सोचना है बिजनेस के लिए अगर वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के रूप में आएगा। हमें ये नहीं देखना कि भाई हमारे हिसाब से क्या है, हमें अपने हिसाब से नहीं, हमें हमेशा पर्सनल बेसिस पर नहीं करना, हमें हमेशा बिजनेस के बेसिस पर करना है। तो कभी कभी लोग बात क्या करते हैं कि पर्सनल बायस हो जाते हैं, अपनी खुद की जजमेंट डाल देते हैं और ट्रांजेक्शन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो भाई पर्सनल, नो इमोशन नो फीलिंग, जी हाँ सब कुछ धोखा है। इसीलिए तो अकाउंट बड़ा गंदा है, इसीलिए तो अकाउंट बहुत गंदा है कि भाई कभी कभी क्या होता है वो, बस क्या बताऊं, लोग अपनी भावना लगाते हैं अकाउंट्स का, तो तुम मेरी भावना समझो। लोग अकाउंट्स की भावना नहीं समझ पाते, अकाउंट्स उनको नहीं समझ में आता, फिर बाद में पता चलता पेपर तो गया, गेम ओवर। आ गया, इट इज इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ये किसके द्वारा इफेक्ट होता है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एंड में लाके सजाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, और पेंटर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। ये क्या होता है, ये उसके बारे द्वारा क्या अफेक्टेड है, विच मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। हाँ, जिसके अंदर हम क्या, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होगा, चेंजेस। जी हाँ, जब हम लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं, जब उसको सजाते हैं, अलग अलग बैलेंसेस को लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो लोग बाग उसमें बदतमीजी कर सकते हैं, लोग बाग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये भी संभव है। सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनेंगी डिस्क्राइब अ मोर फेवरेबल पोजीशन दैन द क्या एक्चुअल पोजीशन। तो बहुत से लोग होते नहीं होते, बड़े बदमाश होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो सही काम करते हैं। वो लोग जो है ना, संपत्ति होती है 10 लाख की, दिखाते 20 लाख की है, तो झूठा झूठा शो ऑफ करते हैं। तो झूठा झूठा शो ऑफ करने से क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। और लास्ट कहता है फाइनेंशियल अकाउंट्स आर अनसुटेबल फॉर द क्या, फॉरकास्टिंग। एक बात सुनना कि हम लोग अकाउंट्स के बेसिस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। फॉरकास्टिंग का मतलब क्या था, फ्यूचरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड क्या, फ्यूचर। क्या है यहाँ पे, फ्यूचर, ठीक है ना। हम अकाउंट्स के बेस पर फ्यूचर को नहीं शो कर सकते, बिकॉज दे आर ओनली द रिकॉर्ड ऑफ क्या, पास्ट इवेंट्स। ये सिर्फ पुरानी बातों को रिकॉर्ड करता है, ये भविष्य के लिए प्रोटेक्शन में आपको कोई सहायता नहीं देगा। वो आपको अपनी खुद की समझ से सोचना पड़ेगा कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करने का काम आता है। क्लियर है भाई, चलो जी छापो से लिखो जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे आओ, नेक्स्ट क्या कहता है, बुक कीपिंग। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत मोहब्बत वाली चीज है, बहुत प्यारी चीज। सर भाई बेसिकली
इट इज अ प्राइमरी रिकॉर्ड, इट इज क्या आएगा, प्राइमरी रिकॉर्ड्स ऑफ क्या आएगा, ट्रांजेक्शन। क्या है बेटा, ट्रांजेक्शन, मतलब जब पहली बार हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन क्या आएगा, बोलो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या आएगा, फाइनेंशियल, हाँ जी हाँ। ठीक है जी भैया। अब सुनो ध्यान से, क्या कहता है, क्या कहता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग है काम, ये एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग सिर्फ जब एक बनिया देखा ना, बनिया गले पे बैठता है, तो कोई से उधार लेके आता है, कोई से नगद लेके आता है, तो तुरंत अपनी कॉपी में लिखता है। तो जो कॉपी में लिखते हैं ना, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। सिर्फ लिखना, नॉर्मल केवल लिखना बस खाली। हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, डेट इज कॉल्ड क्या, बुक कीपिंग बस। तो ने करका ओनली दोस ट्रांजेक्शन, ये वो ट्रांजेक्शन है विच बेयर अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसके अंदर क्या मॉनेटरी वैल्यू, इसकी क्या होगी, एक मनी वाली वैल्यू होगी। वैल्यू आर क्या, रिकॉर्डेड, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या है, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप है जी हाँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमको अकाउंट में रिकॉर्ड ही करना है। आई रिपीट माय डियर, सबसे पहले हम अकाउंट में क्या करना है, रिकॉर्ड ही करना है ना। अच्छा जी, इट इट मेन पर्पस इज रिकॉर्ड कीपिंग और क्या, मेंटेन ऑफ क्या, बुक्स ऑफ का अकाउंट। इसका पर्पस मेन ये होता है कि भाई कि रिकॉर्ड को मतलब बनाए और मेंटेन क्या करे, अकाउंट्स ऑफ बुक्स को करवाए, दैट इज इसका मेन पर्पस। ठीक है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जैसा नहीं होता, अकाउंटिंग अलग चीज होती है, बुक कीपिंग अलग चीज होती है। आप समझो बुक कीपिंग होती क्या है, मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाऊंगा। चमत्कार को नमस्कार, बाबा कुलदीप शाह, जी हाँ बाबा कुलदीप शाह आपको बताने वाले हैं कि क्या इनमें फर्क है क्या नहीं है। देखिए क्या रखना, पहले स्कोप, उन्होंने एक बात कही, स्कोप क्या रखा है, इट इज कंसर्न ओनली विद रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये केवल और केवल जो संबंध रखता है अपना, वो किससे रखता है मेरे भाई, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से। जी हाँ, किससे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से। ठीक है ना भैया, कोई मस्त सा कलर नहीं मिल गया, चलो जी। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे क्या करते हैं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर्स। और यूजर्स तो हम जानते हैं कौन कौन से, इंटरनल और क्या, एक्सटर्नल। जी हाँ, इंटरनल यूजर, ठीक है, इंटरनल क्या है, यूजर, और क्या यहाँ पे, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर क्या है, एक्सटर्नल यूजर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा आगे हो, तो ये तो पता लग गया, इसमें सिर्फ रिकॉर्ड होता है, बाकी सारा कर्मकांड इसमें होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज क्या रखा, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, पहली स्टेज यही होती है। जी हाँ, प्रथम अवस्था यही होती है कि आपको पहले इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग इसके रिकॉर्ड करने के बाद क्या होती है, स्टार्ट होती है। इसीलिए अकाउंटिंग हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होती है मेरे भाई। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, बहुत सिंपल है, क्या कहता है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिर्फ इसका उद्देश्य यही है, केवल और केवल ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे। ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनाएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, ना बैलेंस शीट बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, और इसमें क्या होता है, हम लोग निकालते हैं कि हमने क्या प्रॉफिट कमाया, हमारा क्या लॉस हुआ, ये सब हम किसके अंदर निकालते हैं, बिजनेस के अंदर निकालते हैं, डेट इसको बच्चे अकाउंटिंग। अच्छा आ गया, नेचर किस तरह का नेचर है, क्या रूटीन एंड क्या क्लरिकल। ये कौन करता है, ये रोजाना के काम होते हैं, क्लरिकल लेवल का काम होता है, इसके लिए ज्यादा कोई अच्छे स्किल की जरूरत नहीं है, ये जूनियर स्टाफ करता है। कौन करता है बेसिकली, जूनियर स्टाफ। ये रहा, देखो ये रहा ना, ये रहा, ये किसके द्वारा था, जूनियर स्टाफ के द्वारा था। और एक एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि हम बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहले जर्नल बनाएंगे, फिर हम लेजर बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, दैट इज इन पार्ट्स, इसे हम लोग इन क्या आएगा, पार्ट्स, इसको हम पार्ट्स में बनाते हैं। अच्छा आ गया, और बेसिकली अकाउंटिंग का कौन करता है, सीनियर स्टाफ लेवल करता है। जैसे आप जानते होंगे टैक्स की जो टैक्स वगैरह होता है, अकाउंट्स होता है, ऑडिटिंग होती है, कौन करता है, सीए करता है, अकाउंटेंट करता है। तो इसके लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। और इसमें क्या होता है, स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत इतनी खास नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है। क्या करना होता है, रिकॉर्ड। ठीक है ना, चलो भैया आगे बढ़े। ओ भाई साहब, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है यार, थक जाता है कभी भी। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मजा आ रहा है तो ठोको लाइक,
महाकाल के नाम पे, जी हाँ ठोको, आ जाओ। अब है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अब सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये बड़ा गहन मुद्दा है। लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है कि सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है क्या, क्यों है, कैसे है, कब है। आ जाओ। क्या क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला जो उसका देखो, सब फील्ड का मतलब हिस्से। अब अकाउंटिंग के भी कुछ हिस्से हैं, ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक है। अकाउंटिंग के भी अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। अकाउंटिंग के अंदर भी अलग अलग तरह की अकाउंटिंग है, ठीक है भाई, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, टैक्स वाली अकाउंटिंग करनी है, मैनेजमेंट वाली अकाउंटिंग करनी है, तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया अलग अलग हैं। और 11th के बाद, सॉरी 10th के बाद, जब अगर आप लोग कॉमर्स को लेते हो तो आपको अकाउंट्स अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिलेगा। कहीं पर आपको फाइनेंशियल मिलेगा, कहीं पर आपको टैक्स मिलेगा, कहीं पे आपको कॉर्पोरेट मिलेगा, तो कहीं पर आपको क्या मिलेगा, मैनेजमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैनेजमेंट। अब सुनो क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना सुना, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच, इसका मेन पर्पस क्या था, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक क्या मैनर। इसका मेन पर्पस है कि आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखो। टू असर्टेन, किस लिए, सिर्फ प्रॉफिट और क्या लॉस निकालने के लिए। टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन बता सको, आप लोग बता सको कि बैलेंस शीट क्या बनी है, कैसे बनी है, कब बनी है और क्यों बनी है, क्या ऑफ द क्या बिजनेस, किसकी, बिजनेस की। विद द हेल्प ऑफ क्या, बैलेंस शीट, किसके द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा, जी हाँ किसके द्वारा, बैलेंस शीट द्वारा। दैट इज क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका पढ़ोगे 11th और जो 12th चलेगा आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, सब ओ अकाउंटिंग पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बड़ी प्यारी चीज है। देखो ध्यान से, मैं उसको आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो एक पेन है, एक पेन है जो जिसका जो सेल्स वैल्यू है, यानी कि जो सेल्स वैल्यू है मेरे बेटे, वो कितने रुपए की आई है, 10 रुपए की आई। कितने रुपए की आई, 10 रुपए की आई। कैसे आई होगी सर, इसके अंदर उसकी कॉस्ट भी शामिल है, और क्या शामिल है सर इसके अंदर, प्रॉफिट भी क्या है शामिल है। कॉस्ट भी और क्या है, प्रॉफिट भी है। अब कॉस्ट कितनी है, मान लो कॉस्ट होगी इसकी 8 रुपए की, और ये कितना का हो गया, 2 रुपए का, तो कितना अमाउंट आ गया, 10 रुपए आगे नहीं आ गया। तो भाइयों और बहनों, माताओं, मेरी आपसे हार्दिक हाथ जोड़ के विनती है कि कॉस्ट निकालने के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने किसी वस्तु की 1000 यूनिट बनाई, कितनी बनाई, 1000 यूनिट, है ना। अच्छा, और जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, टोटल जो एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, वो हो गए मेरे बेटे कितने हो गए, ये हो गए 5 लाख के। कितने हुए, 5 लाख के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट जो पर यूनिट है वो 5 लाख हो गए, तो मुझे बताओ, ये 1000 है, 1 2 3, 1 2 3, तो मतलब कि क्या हो गया, उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 500 रुपए। कितनी हुई, 500 रुपए। यानी कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सीखने को मिलेगा कि अगर ये मार्कर जो है हमारा 25 रुपए का है, तो इस 25 रुपए के अंदर क्या क्या शामिल है, मतलब क्या क्या खर्चे हैं और प्रॉफिट कितना है, ये आपको कौन सिखाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा। लेकिन 11th 12th पर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग आपका काम अभी नहीं आएगा। ये कब आएगा आपको, जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाओगे, सीए में जाओगे, सीएस में जाओगे, ठीक है जी। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या था, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द क्या, टोटल कॉस्ट। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम टोटल कॉस्ट निकाले, जैसे कि ये रहा, एक मेन मुद्दा ये होता है, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स, और पर यूनिट कॉस्ट जो कि हमने ये निकाली, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट, ठीक है। प्रोड्यूस सर्विस रेंडर्ड बाय क्या, बिजनेस, जो बिजनेस वस्तु को बना रहा है, सेवा को दे रहा है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, ये सब किसमें सीखेंगे हम लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखेंगे। लेकिन 11th या 12th में नहीं सीखेंगे हम, ये बाद में सीखेंगे हम, कब, बीकॉम में या फिर क्या, सीए में। अब आ जाओ मैनेजमेंट। देखो आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, उसके अंदर मैनेजमेंट भी पढ़ोगे आप 12th क्लास के अंदर। तो भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, क्या रखा है, द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच, इसका मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच क्या है, इज टू क्या, प्रेजेंट करना, द प्रेजेंट द क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से, इन सच अ वे एज टू असिस्ट द क्या, मैनेजमेंट इन क्या, प्लानिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा ताकि मैनेजमेंट को फ्यूचर में प्लानिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर डिसीजन लेने में आसानी हो, वो बिजनेस की ऑपरेशन को लेके सोच सके, वो बिजनेस की एक्टिविटीज को लेके काम कर सके। और ये अकाउंटिंग जब उसको दिखाएगा कि हमारे पास सोर्सेज क्या है, हमारे पास चीजें क्या है, हमारे पास पैसा कितना है, तो उसी के हिसाब से हमारा मैनेजमेंट क्या करेगा, अपना काम करेगा।
दैट इज कॉल्ड क्या बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है भाई साहब? अरे टैक्स की चोरी नहीं मालूम, क्यों आए हो कॉमर्स में, कूद जाओ जाके नाले में। अरे मेरे भाई टैक्स बचाना तो सबसे परम धर्म है हमारा। अच्छा लेकिन टैक्स पे करना भी धर्म है, दोनों चीजें हमारा। देखो सॉरी सॉरी, धर्म हमारा ये है, धर्म हमारा ये है कि हम टैक्स अच्छे से पे करें, और कर्म हमारा ये है कि हम टैक्स को चोरी करें। ये तो अपनी अपनी, देखो मैं बताता हूँ कॉमर्स की खास बात है, चोरी करने वाले कहीं से भी चोरी कर सकता है, कॉमर्स के अंदर दिमाग बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट बैठी ना, वो तुम्हारी भी गुरु है, वो एक से एक हथकंडे तैयार करके रखती है। वो कहती है तुम टेंशन मत, तू यहाँ से चोरी करेगा यहाँ पे आ जा, यहाँ से चोरी करेगा तू यहाँ पे आ जा। इसीलिए टैक्स की बुक ना इतनी मोटी मोटी है, वो कहीं से कहीं तक आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां भी जाओगे आपको तुरंत पकड़ के नंगा कर देगी, इधर आवे, इधर आ, इधर टैक्स पर, धारापट धारापट। और तुम्हें मालूम है इस समय हमारी गवर्नमेंट कैसे चल रही है, एकदम तैड़ पैड़ जीएसटी लगाई जा रही है। सांस लेने पे भी जीएसटी लगने वाला, तुम टेंशन मत लो। वो दिन दूर नहीं है जो तुम सांस लोगे 5% जीएसटी, ओ माय गॉड 5% जीएसटी, ऐसे होगा तुम्हारे साथ, है ना। अबाउट टैक्स अकाउंटिंग कहता है दिस ब्रांच इज यूज फॉर द टैक्स पर्पस। इसका हम लोग किस लिए यूज करते हैं? टैक्स पर्पस के लिए करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, एक इनकम टैक्स होगा और एक क्या होगा, जीएसटी। क्या होगा बेटा? जीएसटी। और उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग को करेंगे। ये हमारा टैक्स अकाउंटिंग होता है। इस साल ये नहीं है, हाँ जीएसटी आपका 11th क्लास में आएगा, और हम लोग जीएसटी को सीखेंगे भी कि भाई इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। जब एक स्टेट के अंदर हम काम करते हैं तब जीएसटी कैसे लगेगा, जब एक स्टेट के बाहर काम करते हैं तब हमारा जीएसटी कैसे लगेगा, है ना। हम लोग इस तरह के बहुत सारे, भाई सेंट्रल लेवल पे जीएसटी क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, सब कुछ हम लोग किसमें सीखेंगे, क्लास 11 के। और बल्कि हमारे वन शॉट अब जैसे जैसे आने लग जाएंगे ना, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे आपको मिल क्लियर मिल जाएंगे, और मिल भी रही होंगी। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है, लो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव होती है, किसी बंदे में क्वालिटी होती है, तो कुछ कुछ इसकी भी क्वालिटी है। माना कि बेचारे का लिमिट थी, तो इसकी बेचारे की क्वालिटी होगी। देखो मैंने बोला था किसी की अच्छाई है तो किसी की बुराई है, मेरे में कुछ अच्छाई है तो मेरे में कुछ बुराई भी होगी, ये फैक्ट है। कुछ लोग भी पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते। तो जो पसंद करते हैं मोस्ट वेलकम, जो नहीं पसंद करते साइड निकल लो, तुरंत निकल लो, तेज निकल लो, आ जाओ और लाइक ठोको, लेकिन जाने से पहले आ जाओ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड, भाई ऐसे बननी चाहिए, एंड प्रेजेंटेड इन अ सच अ वे दैट, इस प्रकार से होनी चाहिए, दैट इज एबल टू डिस्पाइट अ क्लियर व्यू ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज। अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से शो करेंगे, प्रॉपर तरीके से शो करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे कि हमारे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ऑटोमेटिक हमें साफ साफ दिख जाएगा। अगर हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने कोई छेड़छाड़ करी, बदतमीजी करी, तो हमारे जो व्यूज होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, हमारे जो व्यूज होंगे वो सबके सामने प्रॉपर्ली तरीके से नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए हमें सर क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रिलेवेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो इरादे हैं वो हमारे क्या डाटा से शो होते हों, है ना। अब आ जाओ, आओ क्या क्या क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर है। भाई देखो, एक है रिलायबिलिटी, आप विश्वास कर सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। वो कहता है हमारे से कि इट इंप्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड क्या वेरीफाइबल। मतलब ये इस बात पे जोर देता है, इस बात पे अप्लाई होता है कि हाँ भैया जो चीजें मेरे पास है वो सही है, मैंने वेरीफाई करके उनको नोट डाउन किया है, एंड फ्री फ्रॉम क्या एरर्स, और उनके अंदर कोई भी गलतियां नहीं है। ये इसकी एक क्वालिटी है। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, रिपीट माय डियर, आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी तो उसने उसको पहले एनालिसिस कर रखा है, क्या सही है कि गलत है। सही है तो रिकॉर्ड किया, सब कुछ चेक करा, गलतियां थी गलतियां ठीक कर दी। तो इसका मतलब अकाउंटेंसी के अंदर कोई ट्रांजेक्शन अगर आती है तो उस पर हम रिलायबिलिटी यानी कि विश्वास दिखा सकते हैं। फिर कहता है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब कहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या, एंटरप्राइज। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अनुसार होनी चाहिए, उससे जुड़ी होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, संबंध रखती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संबंध रखती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं की रेट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुन जोड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं कि पूछा कुछ और है दे कुछ और ला कर दिया। मैनेजमेंट पूछ रहा है कैश कितना है, तुम बोल रहे हो सर जी मशीनरी हमारे पास इतनी पड़ी है। मैनेजमेंट पूछ रहा है बैंक में कितना बैलेंस है, सर जी हमारे पेटेंट्स खत्म हो गए। अब वो इन्फॉर्मेशन दो जो हमारे बिजनेस से क्या है संबंध रखती है, जो हमारे ऑब्जेक्ट से संबंध रखती है, दैट इज कॉल्ड क्या, रेलिवेंस, है ना। जिससे हम लोग क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, नहीं लिखो से जल्दी से, हाँ जी लिख लिया। चलो आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब ये अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या, अरे समझ में तो आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। क्या कहता है हमारे से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर, इस प्रकार से दिखानी चाहिए, ठीक है, दैट दे आर अंडरस्टूड इजिली बाय देयर क्या यूजर्स, इनके यूजर्स के द्वारा, आई रिपीट, इनके यूजर्स के द्वारा आराम से समझे जा सके। और इनके यूजर्स कौन कौन होंगे सर? इन्वेस्टर्स होंगे, इंप्लॉइज होंगे। अब आप लोग टेक्निकल वे में दिखा दो, है ना, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा ऐसी शो करनी है ताकि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे एम्प्लॉइज या हमारे जो हमारा ऑनर है वो उसको आसानी से समझ सके कि हमारा बिजनेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्या हमारी पोजीशन चल रही है नहीं। हम आप क्या था कंपेरेबिलिटी, कंपेयर समझते हो, तुलना, यहाँ पे तुलना की बात आ गई। इसका एक और क्वालिटी है क्या, इट इज अ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये बहुत बढ़िया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है। मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेस्ट क्वालिटी ये है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंटेन प्रीवियस ईयर डाटा सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पिछले साल का डाटा भी होना चाहिए ताकि हम लोग ये तुलना कर सकें कि भाई हमने करंट ईयर में इस बार क्या किया है, करंट ईयर में इस बार हमने क्या किया है, पता कैसे लगेगा? यही तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का काम है, यही तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है कि हम लोग ये दिखाएंगे उसमें कि इस साल का बैलेंस शीट ये है, पिछले साल का बैलेंस शीट ये था, इस साल का प्रॉफिट ये है, पिछले साल का क्या प्रॉफिट ये था। तो दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे एक्चुअल कंपैरिजन। बात समझ नहीं आ रही? तो मेरे बेटे ये हमारा क्या है, क्वालिटी ऑफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है? और इससे हमें पता लगेगा कि करंट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है पास्ट परफॉर्मेंस से। हाँ जी हाँ, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो पता लगेगा करंट ईयर की परफॉर्मेंस कैसी है पास्ट क्या परफॉर्मेंस से। ठीक है भैया, आगे बढ़े, लाओ लो चलो दी एंड हो गई, कोई बात नहीं, दी एंड हो गई तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी और भी लिखेंगे थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊंगा। अकाउंटिंग कुछ प्रकार की होती है, कौन सी तरह? एक अकाउंटिंग देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सीख लो रहा, एक होता है मेरे बच्चे क्या बेसिस ऑफ क्या आएगा, हाँ अकाउंटिंग, ठीक है, ठीक है, बेसिस ऑफ क्या अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्या, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको जानना जरूरी है। दो तरह से होती है, पहली होती है मेरे बच्चे कौन सी, डेट इज क्या आएगा कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब तुम्हारे दिमाग में सर जी कैश बेसिस क्या होता है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। फिर क्या 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 इट रिकॉर्ड्स, हाँ जी सुना, इट रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन, दोस्त क्या आएगा ट्रांजैक्शन विच विच क्या आएगा आर इन क्या आएगा कैश, जो केवल किस में हुई है कैश में हुई है, फिर क्या बैंक से हुई है, ठीक है। लेकिन एक और होती है, इसको हम बोलते हैं एक्रूवल, क्या बोलते हैं बेटा एक्रूवल बेसिस। तो मेरे बेटे ध्यान से लिखो, एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, बड़े ध्यान सुनना। एक्रूवल बेसिस कहता है इट रिकॉर्ड्स, हाँ सुनना, इट रिकॉर्ड्स क्या मेरे बेटे कैश बेसिस, है ना, कैश बेसिस एज वेल एज क्या होता हो क्रेडिट बेसिस, जी हाँ क्रेडिट क्या बेसिस, ये कैश बेसिस और क्या क्रेडिट बेसिस दोनों तरफ की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है। अब ये क्या बात हुई सर जी, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी कैश वाली ट्रांजेक्शन आएंगी, और इसमें क्या आएंगी कैश बेसिस और क्या क्रेडिट बेसिस, यानी कि उधारी की भी आएगी और नगद की भी आएगी, लेकिन उस वाले में क्या आएगी केवल नगद की आएगी। अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बताता हूं, पता है भाई टोटल क्या आएगा कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या बेटा ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर रुपीज मेरे बेटे कितना गया हमारा 2 लाख, ये हमने कैश सेल्स करी क्या इस साल करी है। चलिए अच्छा जी, उसके बाद उसके कहते हैं हमारे से क्रेडिट सेल्स, जी हाँ ये भी आ गया, क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी हुई है सर जी 3 लाख की हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो कहता है हमारे से एक्सपेंसेस, कहता है मेरे बच्चे एक्सपेंसेस पेड इन क्या आ गया कैश ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द क्या गया ईयर,
तो भाई कितना आ गया, मान लो हमने 50,000 रुपये का एक्सपेंस पे कर दिया, ये किस में पे कर दिया हमने, कैश में। और यहाँ पे क्या गया, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, क्या गया, बट नॉट क्या है बेटा, पेड। तो मेरे भाइयों और बहनों ध्यान सुना मेरी बात को, ये आ गया मतलब 40,000 का, कितना गया 40,000। सर इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये हमने कैश में सेल्स करी है, ये हमने क्रेडिट में सेल्स करी है। हमने कैश में इतने एक्सपेंस पे करे, हमारे एक्सपेंस हुए तो सही परंतु हमने पे नहीं किए, इसको हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोल सकते हैं इसको हम, आउट स्टैंडिंग क्या आएगा, एक्सपेंसेस। इसका अर्थ क्या हो गया, वैसे इसका अर्थ हो गया दोज एक्सपेंसेस, ध्यान सुनना, दोज एक्सपेंसेस विच आर अकर्ड, विच आर क्या आएगा, अकर्ड बट नॉट क्या आएगा, पेड, जो हो तो चुके परंतु हमने पे नहीं किए, जो हो तो चुके परंतु हमने पे नहीं किए। अब सुनो ध्यान से, अब कहता है कैलकुलेट, क्या कहता है, कैलकुलेट क्या आएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्या आएगा, ड्यूरिंग द ईयर। सुनो ध्यान से, पहला कैश बेसिस पर करना है, ठीक है भाई, और दूसरा बोलो क्या करना है, एक्रूवल बेसिस पर। किस पे करना है बेटा, एक्रूवल बेसिस पर, ठीक है, कैश बेसिस पर, किस पे, एक्रूवल बेसिस पर। तो आपको क्वेश्चन दिख गया, अब आ जाओ, पहला यहां पर क्या आएगा, प्रॉफिट, ध्यान सुनना, ऑन क्या आ गया, कैश बेसिस, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात को, प्रॉफिट क्या आएगा, कैश बेसिस पर। तो कैश बेसिस क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ हम कौन सा ट्रांजेक्शन लेंगे, कैश वाले ट्रांजेक्शन लेंगे। तो भाई आ जाओ, तो कैश वाले ट्रांजेक्शन कितनी हमारी, ये रही 2 लाख की हमारी कैश सेल्स हुई है, तो क्रेडिट सेल्स को तो नहीं लेंगे, अच्छा जी, और क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंस माइनस कर देंगे। एक्सपेंस हमारे दो हुए, एक कैश वाले और क्या क्रेडिट वाले, मतलब जो हमने पे नहीं करे। 40,000 के एक्सपेंस तो हुए परंतु हमने पे नहीं किए, 50,000 के हमने एक्सपेंस पे करे, तो भाई हम कौन से लेंगे, केवल 50,000 वाले, क्योंकि कैश बेसिस के अंदर हम क्या लेंगे, केवल कैश वाली। तो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट आ गया वो कितना गया, 1.5 लाख का, 1,50,000, 1 लाख कितना है, 50,000। अच्छा अब आओ सेकंड, ये पहला हो गया, अब क्या आएगा सेकंड, दैट इज प्रॉफिट ऑन, बोलो क्या आएगा, जी हाँ, क्रेडिट बेसिस। ले मेरे भाई कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो आएगा टोटल सेल्स, जी हाँ, माइनस क्या आएगा, टोटल सेल्स माइनस क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस, क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस। अब बताओ टोटल सेल्स मेरी कितनी है, कैश की 2 लाख है, क्रेडिट की 3 लाख है, तो भैया कितना आएगा, 5 लाख, कितना है बेटा, 5 लाख। अच्छा मैंने कैश में कितने एक्सपेंस पे करे, 50,000 रुपए के, और मेरे क्रेडिट में कितने एक्सपेंस है, 40,000 के, तो भैया ये अमाउंट कितना आ गया, 5 लाख आ गया, और ये कितना अमाउंट आ गया, 90,000 आ गया, तो कितना अमाउंट आ गया, 4,10,000 रुपए। दैट इज कॉल्ड क्या, प्रॉफिट ऑन क्या, क्रेडिट बेसिस। तो शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैश बेसिस के अंदर हम केवल कैश को इंक्लूड करेंगे, और क्रेडिट बेसिस के अंदर क्या होगा, वो चीजें जो हमने कैश में करी हैं वो भी आएंगी, और वो चीजें जो हमने क्रेडिट में करी हैं वो भी आएंगी। दैट्स ऑल अबाउट माय डियर, किसके बारे में, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो मेरे बेटे हम मिलते हैं अपने किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, और देखते रहें कैल्विन कॉमर्स। मैं हूं आपका अपना कुलदीप और मिलता हूं इसमें अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।